जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं इतिहास, जो कि प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज दृष्टि आईएएस की बुक है। उसमें से आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो 322 से 185 ईसा पूर्व रहा है। ये दोस्तों आईएएस की दृष्टि आईएएस प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की इतिहास की बुक है, जिसमें आज का हम टॉपिक करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आज का हमारा क्या है? पहला प्रश्न है अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान और वह स्थान जो राज्य में है। तो पहला है धौली। तो धौली की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो धौली स्थित है, ये ओडिशा में स्थित है। धौली ओडिशा में स्थित है। और एरेगुड़ी ये कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। जौगढ़ की बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो ये भी ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और कालसी बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। याद रहेगा, धौली ओडिशा, एरेगुड़ी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ ओडिशा और कालसी ये उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित हैं? तो कितने सही सुमेलित हैं? 1 और 2 सही सुमेलित हैं और ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, इन अभिलेखों के स्थान को याद कर लेना। तो इसमें से केवल 2 युग्म सही हैं, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दे रखा है कि धौली ओडिशा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगाया। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ स्थित है, इसलिए युग्म 1 तो सही है। अगला है 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गुंटी पाथीकोंडा रोड पर एरेगुड़ी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया, अतः युग्म 2 भी सही है। अगला है शिलालेख मौर्य साम्राज्य अशोक 269 ईस्वी से 231 ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण संपदाओं में से एक है, जिनमें बृहद और छोटे शिलालेख शामिल हैं। जौगढ़ एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़वाली राजधानी के रूप में कार्य करता है। जौगढ़ ओडिशा के गंजाम जिले में बहरामपुर और पुरुषोत्तम शहरों के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा। अगला है जौगढ़ ओडिशा का एक अन्य स्थान है जहां अशोक का बृहद शिलालेख मौजूद है। इसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है, अतः कथन 3 सुमेलित नहीं है। अगला है जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक ने के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया। कालसी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है, इसलिए युग्म 4 भी सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, ये थे अशोक के 4 अभिलेख जिनके बारे में हमने अच्छी खासी व्याख्या में पढ़ लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसमें पहला कथन है न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। तो ये एकदम कथन सही है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार कोई व्यक्ति न्याय दंड के अनुसार भी दास बन सकता था। अगला है स्त्री दास अपने मालिक से संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो ये भी कथन सही है। अगर कोई दास स्त्री अपने मालिक से संसर्ग के पुत्र को जन्म देती थी तो वो मुक्त हो जाती थी। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो ये भी कथन सही है। अगर स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो वो कानूनी हक मिलता था, उसे मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो दोस्तों, इसमें से क्या है? इसमें से तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या है अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद को बेचकर युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम दास हो सकता है। यदि एक दासी ने अपने स्वामी
के बच्चे को जन्म दिया तो वह बंधन से मुक्त की हकदार होती थी। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता। अतः कथन 1 और 2 सही है। अगला है, जब किसी द्वार से अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को एक ही बार में स्वतंत्र माना जाएगा। यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना हो तो उसका भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेच या गिरवी नहीं रखने पर 12 पनास के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो खुद को गुलाम बनाते हैं। इसलिए कथन 3 भी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वतम भाग में स्थित है? तो दोस्तों बात करें बराबर की पहाड़ी, तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। धौली की बात करें तो ये अभी हम देख चुके हैं, ये ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। सहसगढ़ की बात करें, सहसगढ़ ये कहाँ स्थित है? ये बिहार में स्थित है। लौरिया की बात करें तो लौरिया कहाँ स्थित है? ये भी बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। तो हमसे पूछा है सबसे पूर्वतम भाग में, तो सबसे पूर्वतम भाग में कौन होगा? तो वो होगा ओडिशा। क्या होगा? ओडिशा सबसे पूर्व भाग में। तो ऑप्शन बी इसमें राइट दे रखा है। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। व्याख्या में क्या दे रखा है? तो बराबर पहाड़ी गुफा शिलालेख बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित है। धौली मुख्य शिला राजा देश ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। यानी कि धौली राजा देश ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। सहसगढ़ गौड़ शिला राजा देश बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। लौरिया अराज स्तंभ राजा देश बिहार के चंपारण में स्थित है। इन विकल्पों में सबसे पूर्वतम भाग में धौली मुख्य शिलालेख राजा देश स्थित है। अगला है, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो अशोक का विवरण किस में समाहित है? तो महावामसा में इनका विवरण समाहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या देखा है कि महावामसा पाली में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के इतिहास का विवरण है। इसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण दिया गया है, अतः विकल्प डी सही है। महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन उनकी मृत्यु के उपरांत त्रिपिटक के रूप में किया गया था। ये 3 पिटक हैं। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिपिटक देख लेते हैं पहले। तो पहला है सूत्र पिटक। तो यह बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। अगला है विनय पिटक। इसमें संघ के नियमों का वर्णन है। किसमें? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के गहन दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। अगला प्रश्न है, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं? पहला कथन है, स्तूप उपासना का प्रचलन में लाने में अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये भी सही है। जो स्तूप उपासना है इसका जो प्रचलन अशोक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें। अगला है, ये बुद्ध और अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों के आधान भंडार थे। यानी कि ये भी कथन सही है। ये स्मृति वासियों के आधान भंडार पर बनाए गए थे। ये ग्रामीण इलाकों में स्थित है। ये कथन गलत है। ये व्यापारी क्षेत्र के पास थे। यानी कि व्यापार क्षेत्र के पास थे। ये व्यापार मार्गों के नज़दीक स्थित थे। तो ये विकल्प सही है। दोस्तों 1, 2, 3 सही है, लेकिन सी गलत है। तो ऑप्शन तो सी राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, स्तूप का विकास संभवतः मिट्टी के ऐसे चबूतरे से हुआ है जिसका निर्माण मृतक की चिता के ऊपर अथवा मृतक की चुनी हुई अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है। अतः भारत में निर्मित बौद्ध स्तूप बुद्ध एवं अन्य मठवासियों के स्मृति शेषों का संग्रह है। अगला है, अशोक ने स्तूप निर्माण सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों में बनवाए।
सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक शहरों में बनवाए, ना कि ग्रामीण इलाकों में। इसलिए कथन क्या है, सी गलत है। अगला है, इन स्तूपों की उपासना करने में प्रचलन में अशोक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज कौन था? ये चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। कौन था? यूनानी राजदूत। अगला प्रश्न है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने इंडिका में पाटलिपुत्र का विस्तार से वर्णन किया है, अतः कथन ये सही है। मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने का प्रमुख स्रोत है, परंतु यह अपने मूल रूप में प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके कुछ भाग परिवर्तित लेखों के रूप में ग्रंथों के रूप में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि अशोक के शिलालेख दे रखे हैं 4, इन्हें हमें देखना है। पहला है, प्रमुख शिलालेख यानी कि 13वां अशोक के कलिंग अभियान के कारण हुई वेदनाओं से हुए उनके अनुताप को अभिलिखित करता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? जो 13वां अभिलेख है वो अशोक के कलिंग अभियान के बारे में बताता है। अगला है, प्रमुख शिलालेख कौन सा है? प्रमुख शिलालेख एक्स अशोक की लुम्बिनी यात्रा को अभिलेखित करता है। दोस्तों ये कथन गलत है। क्यों? जो अशोक का 10वां अभिलेख है वो अधिकारियों को प्रजा हित में सोचने और धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल देने का कार्य करता है, इसलिए गलत होगा। अगला है, प्रमुख शिलालेख 12वां अशोक द्वारा संस्थापित एक नए वर्ग के अधिकारियों धम्म महामात्मा को निर्दिष्ट करता था। दोस्तों ये भी कथन सही है। अगला है, प्रमुख शिलालेख 12वां सभी संप्रदाय के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है, यानी कि सभी संप्रदायों के प्रति सहनशीलता दिखाने को कहता है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है। दोस्तों इसके कूट और व्याख्या देख लेते हैं। इसमें कथन 2 गलत है, बाकी सब ठीक है। ये कूट दे रखे हैं, तो कूट में ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि दूसरा गलत था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रखा है कि अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के मारे गए लोगों की प्रतिवेदना का उल्लेख किया गया है तथा धम्म विजय को वास्तविक विजय माना है। कथन क्या है? सही है, एक सही है। अगला है, अशोक ने 10वें अभिलेख में राजाओं व अधिकारियों को प्रजा हित में सोचने का आदेश दिया तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। अगला है, अशोक के 12वें अभिलेख में धर्म महापात्रों, स्त्री महापात्रों एवं दूसरे वर्ग अधिकारियों की नियुक्ति की चर्चा की गई है। साथ ही सर्वधर्म समभाव के माध्यम से दूसरे संप्रदायों का आदर करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा देश से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? यानी कि कौन से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? तो किस राजा देश से? तो वो होते हैं लघु शिलालेख राजा देश फर्स्ट। लघु शिलालेख राजा देश फर्स्ट से होता है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रथम लघु शिलालेख से ज्ञात होता है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के 2.5 वर्ष तक वह साधारण उपासक था तथा उसने इस धर्म के प्रचार के लिए कोई उद्योग नहीं किए। उसे बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा अभिलेख उसका शासनादेश है, जो सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु स्तंभों पर उत्कीर्ण मिलता है, इसलिए कथन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा देश में नाम अशोक उत्कीर्ण है? यानी कि वो अशोक का नाम है, किस राजा देश में अशोक उत्कीर्ण है? तो किस में उत्कीर्ण है? वो स्थित है मास्की स्थित लघु चट्टान राजा देश फर्स्ट में। अगली इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले शाहबाजगढ़ी अभिलेख वर्तमान में आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले में अवस्थित है। इसकी लिपि ब्राह्मी नाहुका खरोष्टी है। इस शिलालेख में मानव एवं पशुओं हेतु चिकित्सालय खोलने का वर्णन किया गया है, साथ ही लोक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख मिलता है, इसलिए कथन ए सही नहीं है। अगला है, मास्की, गुज्जरा, नेत्तुर, उडेगोलम
के लेखों में अशोक का व्यक्तित्व नाम मिलता है, यानी कि अशोक का व्यक्ति नाम मिलता है अशोक। ओडिशा राज्य के पुरी में धौली अभिलेख स्थित, इसमें कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। दोस्तों आगे देख लेते हैं इस अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक या राजा अशोक उल्लेखित है? तो किस में उल्लेखित है? तो ये उल्लेखित है कंगन हल्ली में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, कंगन हल्ली वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित एक बौद्ध स्थल है। यहाँ से प्राप्त एक उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ कल्चर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राणियों अशोक राजा अशोक लिखा हुआ है, अतः कथन एक सही है, ये सही है। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था, तो एकदम ये कथन सही है, वो चक्रवर्ती राजा कहलाता था। सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे, ये भी कथन सही है। इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि हिमाचल से कन्याकुमारी तक पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया तथा समुद्रगुप्त की विजय का पताका गंगा की घाटी में तमिल देश के छोर तक पहुंची। इस प्रकार दोनों चक्रवर्ती राजा कहलाए थे। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उनके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? तो मेरठ स्तंभ अभिलेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था। इसे मेरठ दिल्ली अभिलेख कहते हैं, इसे टोपरा दिल्ली अभिलेख कहते हैं। इसमें से दोनों को मंगवाया था, तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं कि 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के दो स्तंभों में, एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया? तो किस अभिलेख में किया गया? तो यह किया गया है प्रथम लघु शिलालेख में उल्लेख किया गया है। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों मास्की नेचुर और उदेरगोलम तथा मध्य प्रदेश के गुज्जरा में मिला है। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देख लेते हैं। किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। तो किसान अपनी उपज का 4था या 6वां हिस्सा कर के रूप में देते थे, तो इस प्रकार ये कथन तो गलत हो जाएगा। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था, ये कथन बिल्कुल सही है। मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, ये कथन गलत हो जाएगा। मौर्यों का शासन उत्तर भारत में था और दक्षिण भारत के उपमहाद्वीप के कुछ भाग तक था, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में नहीं था, तो इस प्रकार ये कथन गलत हो जाएगा। इसमें तो केवल ऑप्शन 2 ही सही है, ऑप्शन बी राइट होगा। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की कि किसान अपनी उपज का 4थे हिस्से से लेकर 6ठे हिस्से तक कर के रूप में देते थे। जिन किसानों को सिंचाई सुविधा दी जाती थी उनसे सिंचाई कर लिया जाता था। मौर्य का शासन भारत में केवल तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के भाग को छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, यानी कि समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर और तमिलनाडु को और पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर समस्त भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है,
अशोक अभिलेख के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा बना। तो एकदम सही है। अशोक ऐसा राजा था जिसने अभिलेख के माध्यम से अपनी जनता को, अपनी प्रजा को संबोधन किया। इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। ये सिर्फ ब्राह्मी लिपि में। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये ब्राह्मी लिपि के अलावा अलग अलग लिपि में है, जैसे यूनानी, अरमाइक यूनानी लिपि है, ब्राह्मी है, खरोष्टी लिपि है, ऐसी लिपियाँ हैं, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। इस प्रकार ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही होगा। ये कथन भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको 5 श्रेणियों में बांटा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं कि अशोक पहला ऐसा भारतीय राजा हुआ जिसने अपने अभिलेखों के सहारे सीधे अपनी प्रजा को संबोधन किया। इन अभिलेखों में राजा आदेश सूचित किए गए हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख। उल्लेखनीय है कि प्रथम लघु शिलालेख को छोड़कर अन्य सभी अभिलेख अशोक के नाम के स्थान पर केवल देव नाम प्रिय दस्ती, देवों का नाम प्यारा, उसकी उपाधि के रूप में मिलता है। अतः कथन 2 सही है। अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख की भाषा को लिपि अरमाइक एवं यूनानी दोनों हैं, जबकि भारत में यह ब्राह्मी लिपि में लिखित है, किंतु पश्चिमोत्तर भाग में यह खरोष्टी और अरमाइक लिपियों में है। इसलिए कथन 3 क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य होगा? तो देख लेते हैं। अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया। बिल्कुल सही है। राजा बनने के बाद 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध किया। इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक के अभिलेख में सत सहस्र शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? सत सहस्र शब्द का प्रयोग किया गया है। कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद हुआ था। ये भी सही है। इस युद्ध का वर्णन 11वें शिलालेख में है। बिल्कुल गलत। 13वें शिलालेख में। किसमें? 13वें शिलालेख में, याद रखना, 13वें शिलालेख में है। दोस्तों इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखा है कि कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें मुख्य शिलालेख में किया गया है, इसलिए कथन डी असत्य है। राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात सम्राट अशोक ने केवल एक युद्ध किया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए थे। इसी संदर्भ में क्या था? अशोक के अभिलेख 1 सहस्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः कथन ए और बी सत्य है। अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है कि कलिंग युद्ध उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष के बाद हुआ। अगला प्रश्न है अशोक की धर्म नीति के संदर्भ में, यानी कि जो अशोक की धर्म नीति है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उसने हर हालत में शांति की नीति ग्रहण की तथा अपनी सेना का विघटन कर दिया। बिल्कुल गलत। उसने अपनी सेना का विघटन नहीं किया था। क्या नहीं किया था? विघटन नहीं किया था। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्रा की। बिल्कुल सही है। उसने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी स्थानों की यात्रा की। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया था। कहाँ करवाया था? पाटलिपुत्र में करवाया था। ये भी सही है। दोस्तों 2 कथन सही हैं, 2 और 3 सही है, तो आंसर केवल सी होगा, केवल 2 और 3। व्याख्या देख लेते हैं। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद नितांत शांति की नीति नहीं अपनाई, प्रत्युत्तर वह अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने की व्यवहारिक नीति पर चला। उसने विजय के बाद कलिंग को अपने कब्जे में रखा और अपनी सेना का विघटन नहीं किया। अतः कथन क्या है? फर्स्ट सही नहीं है। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और बौद्ध धर्म स्थानों की यात्रा की।
इसकी इस यात्रा के लिए धम्म यात्रा शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला है, अशोक ने बौद्ध के तीसरे सम्मेलन संगति का आयोजन करवाया, अतः कथन 3 भी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अशोक के हैं, उनके नियुक्त अधिकारी हैं, उनके बारे में बताया गया है। पहला कथन है, धम्म महापात्रा को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। तो धम्म महापात्रा का संबंध किससे था? तो नियुक्ति समाज विभिन्न वर्गों के धर्म प्रचारक से संबंधित था। समाज, अगला है, समाज में धर्म प्रचार करने के लिए राजउक की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों समाज में दंड देने के अधिकार के लिए, यानी कि दंड देने के अधिकार के लिए राजउक की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों इसमें से दोनों कथन क्या हैं? गलत हैं। दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। उपयुक्त में से दोनों कथन गलत हैं। अशोक ने धम्म महापात्रा की नियुक्ति समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म प्रचार करने के लिए की थी। राजउक को अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार दिया गया था, राजउक को। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, इसमें व्याख्या। अगला प्रश्न है इसमें हमारा, अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा किए गए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई थी, एकदम ठीक है। सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया, ये गलत है। सभी प्रकार के सामाजिक उत्सवों को बंद नहीं किया था। राज्य ने अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है, बिल्कुल सही है अशोक के संदर्भ में। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक और 3 सही है। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, इस प्रश्न की व्याख्या में क्या रखा है। तो अशोक कर्म कांडों का विरोधी था, विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का विरोधी था। उसने कई तरह के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी थी, इसलिए कथन फर्स्ट क्या है? सही है। उसने सभी सामाजिक उत्सवों पर रोक नहीं लगाई, बल्कि ऐसे तड़क भड़क वाले सामाजिक समारोह पर रोक लगा दी जिनमें लोग रंग रंगलियां मनाते थे, जो सामाजिक कुरीतियों के प्रतीक थे, अतः कथन 2 क्या है? सही नहीं है। अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उसने सहनशील धार्मिक नीति चलाई। उसने प्रजा पर बौद्ध धर्म लादने की चेष्टा नहीं की। प्रत्युत उसने हर संप्रदाय के लिए दान किए। उसके पास पर्याप्त साधन संपदा होने के बाद भी कलिंग विजय के बाद और कोई युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इस अर्थ में वह अपने समय और अपनी पीढ़ी से बहुत आगे था। अगला प्रश्न, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो किसने अपनाया था? ये अपनाया था अखनातून ने। अखनातून ने शांतिवादी की नीति अपनाई थी। ईसा पूर्व 14वीं सदी में मिस्र के शासन अखनातूत ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है। क्या कहा है? कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है, बिल्कुल सही है। शीर्षक अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, पर्ण 3/4 तोले सोने का होता था। पर्ण 3/4 तोले चांदी का होता था। किसका? चांदी का सिक्का होता था, याद रहेगा। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो गया इस नहीं की वजह से। किसकी वजह से? नहीं की, सॉरी, तोल देख रहा है तो का सिक्का होता, तोल के लिए सही था। दोस्तों इसमें केवल 1 और 2 कथन सही है, तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, 1 और 2 सही है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं कि कौटिल्य राजा को धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालन कहा है। अशोक ने धर्म का प्रवर्तन किया और
उसके मूल तत्वों पर को सारे देश में समझाने और स्थापित करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। तो दोस्तों आज की क्लास में 21 प्रश्न ही रहने देते हैं जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों अगली क्लास में मौर्य साम्राज्य से संबंधित 22वें नंबर प्रश्न से आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए दोस्तों पढ़ते रहिए और तब तक के लिए हम जय हिंद।